हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम सुनील कुमार फ्रॉम इजी इंग्लिश। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप देखेंगे 10 कॉमन मिस्टेक्स जो अधिकांश लोग करते हैं अंग्रेजी बोलने और लिखने में। ये कॉमन मिस्टेक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर में कॉमन एरर्स या स्पॉटिंग एरर्स के जगह भी देखे जाते हैं। इसलिए ये वीडियो, चाहे आप अंग्रेजी शुद्ध बोलना सीख रहे हो या लिखना चाहते हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे ताकि 10 ये जो कॉमन मिस्टेक्स है इससे आप बच सकें। तो आइए शुरू करता हूं आज का सेशन 10 कॉमन मिस्टेक्स ऑफ इंग्लिश। पहला आपका है नो डाउट द वर्ल्ड इज गेटिंग वार्मर। आप गौर से अगर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें तो कोई गलती है नहीं। नो डाउट द वर्ल्ड इज गेटिंग वार्मर, बट थोड़ा सा गलत है। नो डाउट और देयर इज नो डाउट, यहां देयर इज नो डाउट क्यों क्यों होता है दोनों का यूज अलग अलग? There is no doubt the world is getting warmer. This is your correct sentence. Then what is the difference between no doubt and there is no doubt? Where should we use no doubt and where should we use there is no doubt? There is a clear cut difference. No doubt means I suppose. ठीक है, मैं ऐसा मानता हूं, not certain. But whenever you are certain, you are going to tell something certain, you must use there is no doubt. This is the difference. No doubt means probably, I suppose, or there is no doubt means this statement is certain. So look, the world is getting warmer is a certain fact. It is certain. So to show certainty, we must use there is no doubt in the place of no doubt. क्लियर हो गया आपको? यानी नो डाउट के जगह देयर इज नो डाउट होगा। अब जैसे कोई अनुमान लगा रहे आप, तो आप क्या करेंगे? नो डाउट इट इज गोइंग टू रेन टुनाइट। नो डाउट इट मे रेन टुनाइट। ये क्या है? आप संभावना बता रहे, नॉट सर्टेन। चलिए, पहला क्लियर हो गया। दूसरा आ जाओ, आई कांट थिंक ऑफ एनीबडी whom to invite. I can't think of anybody whom to invite. गौर से देखिए इसमें क्या होगा। अब इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है आपका whom, सही है। अगर ऐसे केस वाइज देखेंगे तो टू इनवाइट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट में हु का ऑब्जेक्टिव केस, ये तो सही लग रहा। बट कहीं कहीं क्या होता है ना, रिलेटिव प्रोनाउन ओमिट किए जाते हैं, उनको लिखा या बोला नहीं जाता। जैसे इस सेंटेंस में whom की जरूरत नहीं होगी। कब? जब कोई रिलेटिव प्रोनाउन है ना, जब कोई रिलेटिव प्रोनाउन किसी इंफिनिटिव का ऑब्जेक्ट, इंफिनिटिव है मतलब टू जोड़ V1 पढ़ेंगे वर्ब सेक्शन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये वर्ब का इंफिनिटिव, नॉन फाइनाइट्स में आप पढ़ते। तो एक ध्यान रखिए कि जब किसी इंफिनिटिव का ऑब्जेक्ट कोई रिलेटिव होने लगे तो वैसी स्थिति में रिलेटिव प्रोनाउन को नहीं लिखा या बोला जाता। तो इसको आप ओमिट कर देंगे तो आपका करेक्ट हो जाएगा। आई कांट थिंक ऑफ एनीबडी टू इनवाइट, सिंपली आई कांट थिंक ऑफ एनीबडी टू इनवाइट। अब तीसरा में आ जाओ, वुड यू फॉलो मी wherever I would go. अब ये तो देख रहे हैं आप, would you follow me wherever I would go, तो इसमें क्या दिक्कत है? तो आप ध्यान रखेंगे कि पास्ट वर्ब यूज किया जाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में वुड या विल का यूज नहीं होता। जैसे वुड यू फॉलो मी, अब क्लॉज क्या है देख लीजिए, वुड यू फॉलो मी। क्लॉज क्या होता है? सेंटेंस का टुकड़ा होता है। अब जिस टुकड़े का मीनिंग अपने आप में पूरा आता हो उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। और दूसरा हिस्सा वाक्य का एक टुकड़ा यह है, टुकड़ा ऐसा हो जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट वर्ब हो।
सेंटेंस का ऐसा पार्ट जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और वर्ब हो, उसे क्लॉज कहते हैं। क्लॉज दो तरह के यहाँ है, एक है प्रिंसिपल क्लॉज और एक है सबऑर्डिनेट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लॉज किसको कहेंगे? ऐसा टुकड़ा जिसकी मीनिंग अपने आप में पूरी हो। तो वुड यू फॉलो मी, क्या आप मेरा पीछा करेंगे? क्लियर है? wherever I go, क्या इसका क्लियर है? नहीं, I would go wherever, जहां कहीं। तो अकेला अगर आप बोलेंगे wherever I would go, तो क्या इसकी मीनिंग क्लियर होगी? नहीं। इसको अपने मीनिंग क्लियर करने के लिए इस पर डिपेंड होना पड़ेगा। दैट इज वाई दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो खैर, तो ध्यान रखेंगे किसी भी डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज में, है ना, क्लॉज में विल या वुड का यूज नहीं होता। ठीक है? तो पास्ट कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात कर रहे वुड है, तो आपको यहां सिंपल पास्ट का वर्ब यूज करना चाहिए। तो क्या मतलब होगा? सिंपल पास्ट क्या होगा? wherever I went। सीधा वुड को हटा के आपका करेक्शन क्या होना चाहिए? wherever, है ना, बाकी पहला पार्ट वही है, I went। दिस इज योर करेक्ट सेंटेंस। would you follow me wherever I went? would you follow me wherever I went? This is your correct sentence. Now over to sentence number 4. The number of the unemployed is going up. देखिए आप, एक नजर में कोई भी सेंटेंस आपको गलत नहीं लगेगा, बट सब में कोई ना कोई गलती है। ठीक है? तो एक ध्यान रखिएगा, आर्टिकल द का यूज है, टीएचई का यूज है। क्या कि जब कोई अमाउंट या नंबर बताया जाता है, द अमाउंट ऑफ, द नंबर ऑफ, है ना, तो अमाउंट ऑफ, नंबर ऑफ की बात जब की जाती है तो उसके पहले आम तौर पे टीएचई का यूज नहीं किया जाता है ना, ये ड्रॉप किया जाता है अमाउंट और नंबर ऑफ के सामने। यानी क्या रखेंगे? सीधा आप रखेंगे नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, ठीक है, द अनएम्प्लॉयड। क्या रखेंगे आप? नंबर ऑफ, है ना, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, ये सीधा रहेगा, द हटा देंगे। ठीक है? जब कभी अमाउंट ऑफ या नंबर ऑफ का यूज हो तो क्या करें? इसके पहले टीएचई नहीं होगा। ठीक है? एक यूज है ये। अब सेंटेंस नंबर 5, शी वर्क्स द हार्डेस्ट व्हेन शी इज वर्किंग फॉर हर फैमिली। ये बहुत कॉमन है, बिल्कुल आपको नहीं पता चलेगा कि मिस्टेक क्या है। देख लीजिए आप एक बार, शी वर्क्स द हार्डेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम सीखे कि टीएचई का यूज होता है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। देन व्हाट इज रॉन्ग इन दिस सेंटेंस? दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। क्यों? अब देखिए, सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है, उसके पहले टीएचई का यूज होता है, बिल्कुल सही। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब एक ही पर्सन या एक ही थिंग का अलग अलग सिचुएशन में कंपैरिजन किया जाता है, एक ही पर्सन या एक ही थिंग का डिफरेंट सिचुएशन में कंपेयर किया जाता है, तब सुपरलेटिव के पहले टीएचई नहीं लगाया जाता। हाँ, एक व्यक्ति का किसी दूसरे से जब कंपेयर करेंगे तब सुपरलेटिव के पहले टीएचई लगे। गौर से देखिएगा, सी एक ही है, ये वर्क्स द हार्डेस्ट व्हेन शी इज वर्किंग फॉर हर फैमिली। डिफरेंट सिचुएशन, है ना, वो और भी कई स्थितियों में कई काम करती है, लेकिन जब वो अपने फैमिली के लिए काम करती है तो सबसे ज्यादा मेहनत करती है। तो एक है सी पर्सन, उसी का डिफरेंट सिचुएशन में कंपैरिजन है, इसलिए आप द का यूज नहीं करेंगे। She works hardest when she is working for her family. Now this reads correct. Sentence number 6. I'm thankful for your help. बहुत कॉमन है, लोग अक्सर बोल जाते हैं और लिखते हैं I'm thankful for your help. तो यहाँ दो वर्ड आप सीख लेंगे, thankful and grateful.
थैंकफुल और ग्रेटफुल का यूज क्या है? थैंकफुल कब करते हैं? जब आप कोई अनवांटेड सिचुएशन से बचते हैं, अवॉइड करते हैं, तो बोलते हैं थैंकफुल। और ग्रेटफुल कब बोलते हैं? जब कोई काइंडनेस कोई दिखाता, किसी के काइंडनेस से आप प्रभावित होते, तो आपको यूज करना चाहिए ग्रेटफुल। ठीक है, तो यहां पर आपको यूज करेंगे फॉर पीपल्स। ठीक है, पीपल का ऐसा रिएक्शन जो काइंडनेस देता है ना, या किसी ने आपके ऊपर दया दिखाई, कोई मदद किया, उसके लिए अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा। थैंकफुल होना पड़ेगा कि कोई है ना बैड सिचुएशन थी, अनवांटेड सिचुएशन थी, उससे आप बच गए, तो आप थैंकफुल बोलेंगे। तो यहां पर यूज करेंगे क्या? यहां पर यूज करेंगे ग्रेटफुल। ठीक है, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प। ठीक है, थैंकफुल का यूज करते हैं टू शो रिलीफ, राहत दिखाने के लिए, है ना, दैट यू हैव अवॉइडेड एन अनवांटेड सिचुएशन, है ना, कोई बुरी स्थिति थी उससे आप बच गए, तो आप थैंकफुल होंगे। और ग्रेटफुल जब काइंडनेस दिखाई जाती, टू शो काइंडनेस, है ना, फॉर, ठीक है, फॉर काइंडनेस और फेवर, ठीक है, मेड टू यू। जब आपके ऊपर कोई दया दिखाता है या कोई मदद करता है, उसके बदले आप आभार प्रकट करते हैं, यू आर ग्रेटफुल। ठीक है, अब आ जाओ 7 नंबर, वी टॉक्ड अबाउट इफ इट वाज रेडी। वी टॉक्ड अबाउट इफ इट वाज रेडी। अब इसमें देखिए आप क्या गलत, अंदाजा लगाइए कुछ। ठीक है, तो दो कंजंक्शन है यहां पे, एक इफ और एक है वेदर। दोनों डाउट बता सकते हैं, बट यूजेज डिफरेंट। ठीक है, तो किसी भी प्रेपोजिशन, ठीक है, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद इफ का यूज नहीं करते। आप देखेंगे वी टॉक्ड अबाउट, यह है प्रेपोजिशन, उसके बाद इफ नहीं यूज होता। ऐसे स्थिति में डाउट, अनसर्टेनिटी, ये सब बताने के लिए वेदर का यूज करते। वी टॉक्ड whether it was ready. We talked about whether it was ready. अब आ जाओ, some people are interested but the majority doesn't care। बहुत बार ऐसा आपको मिला होगा, है ना, तो some people are interested, ये तो क्लीन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट द मेजॉरिटी, अब मेजॉरिटी का यूज आपने पढ़ा होगा सिंगुलर प्लूरल के कॉन्सेप्ट में। मेजॉरिटी जब अकेला सब्जेक्ट की जगह आता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। बट जब मेजॉरिटी ऑफ का यूज करेंगे तो वर्ब फॉलो करेगा ऑफ के बाद वाले के अनुसार, यानी ऑफ के बाद वाला से सिंगुलर का अगर बोध होता है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और ऑफ के बाद वाला से अगर प्लूरल का बोध होता है तो वर्ब प्लूरल होगा। यहां देखिए रेफर कर रहा, सम पीपल आर इंटरेस्टेड बट द मेजॉरिटी, ठीक है, या द मेजॉरिटी से जिसका रेफरेंस, यहां मेजॉरिटी से किसका बोध हो रहा, मेजॉरिटी किसकी, कुछ लोगों में, लोगों की बात, तो ये क्या है, प्लूरल, रेफरेंस इसका प्लूरल है, इसलिए यहां प्लूरल इन यूज होगा मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी के लिए जब प्लूरल हो गया तो आपको वर्ब कैसा रखना होगा, प्लूरल, यानी डोंट केयर। 9 नंबर, it mustn't be the postman at the door, it's only 7 o'clock। अब इसमें क्या गलत, मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ये सब पढ़े आप। मस्ट का यूज क्या है, mustn't be the postman। अरे बात समझिए, मस्ट और कैन के यूज पे आधारित है ये। क्यों है इसमें,
तो मस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि है ना, मस्ट अगर सर्टेनिटी अगर आते कहां, है ना, इन क्लॉजेज। देखिए अब सर्टेनिटी अगर क्लॉज में आते इट वाला, तो यहां मस्ट नहीं, यहां कैन का यूज करेंगे, इट कांट भी। ठीक है, सर्टेनिटी अगर आप बताते हैं, है ना, इन क्लॉजेज, तो क्या करेंगे, मस्ट इज नॉट। निगेटिव क्लॉज अगर, कैसा क्लॉज है ये, देखिए, इट मस्टन बी पोस्टमैन एट द डोर, ये कैसा है, निगेटिव क्लॉज। तो निगेटिव क्लॉज में मस्ट का यूज नहीं होता, सीख लीजिए। आगे बात सुन, हो गया ये। अब आ जाओ, लास्ट है 10 नंबर, ये भी उतना ही मजेदार और उतना ही इंपॉर्टेंट, कई बार आपने यूज किया होगा और गलती की होगी। ठीक है, एक्सेप्ट रमन एवरीबॉडी वाज देयर, पढ़ने में और देखने में तो कोई गलती लगती नहीं, एक्सेप्ट मतलब के सिवा, रमन के सिवा हर कोई वहां था, हिंदी भी सही, बट थोड़ा सा यूज सीखना है, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट फॉर। ठीक है, किसी नाउन प्रोनाउन के पहले, आप देखें रमन क्या है, नाउन। ठीक है, तो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले, ठीक है, क्या यूज करेंगे, यूज करेंगे एक्सेप्ट फॉर। ठीक है, तो यहां करेक्शन हो जाएगा, एक्सेप्ट के बाद आपको फॉर लगा देंगे तो ये करेक्ट होगा। किसी भी नाउन क्लॉज या, है ना, फ्रेज के पहले क्या करेंगे, एक्सेप्ट फॉर, नाउन, है ना, प्रोनाउन के, है ना, फ्रेज के पहले, फ्रेज के पहले, फ्रेज भी है क्या है, फ्रेज शब्दों का टुकड़ा है, शब्द के बहुत, है ना, एक शब्द के ग्रुप है, जिसका क्या होता है, अपना खास अर्थ होता है, उसका कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता। तो एक्सेप्ट रामन ये है। अब एवरीबॉडी वाज, इसमें नाउन है, नाउन जिसमें कंटेन हो, नाउन फ्रेज हो गया, प्रोनाउन प्रोनाउन फ्रेज। ठीक है, ऐसे यूज करते। तो आप ध्यान रखेंगे, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले जल्दी क्या करेंगे आप, एक्सेप्ट नहीं, एक्सेप्ट फॉर का यूज करेंगे। तो ये था दोस्तों 10 कॉमन मिस्टेक्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपकी आंखें खुल गई होगी, आपको बार बार ध्यान आता होगा कि अब तक आप ऐसी गलतियां करते रहे, बट डोंट वरी, मोस्ट ऑफ द पीपल मेक द सेम मिस्टेक, है ना, अधिकतर लोग ये करते हैं, तो आप ऐसी गलती ना करें, इसलिए आज का वीडियो 10 कॉमन मिस्टेक्स पर था। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉमन एरर और स्पॉटिंग एरर्स अधिकतर इन पर देखे गए हैं। तो आज का वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करेंगे, और वैसे लोग जो पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक इजी इंग्लिश बाय सुनील सर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज पहले सब्सक्राइब करेंगे, फिर इसे देखेंगे, लाइक करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और शेयर करेंगे अप टू योर मैक्सिमम, टू योर फ्रेंड्स, टू योर रिलेटिव्स, टू योर एक्वेंटेंसेस, जो भी जान पहचान के लोग हैं, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे अंग्रेजी सीख रहे हो, या अंग्रेजी में इंटरेस्ट है जिनका, उन सबों तक ये बात पहुंचा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है।